न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें बाखूबी आप लोग जानते हैं। एक बिजनेसमैन है और सियासतदान भी हैं और सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है। क्यों सियासतदान क्यों कहा मैंने? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत पुराना रिश्ता है इनका और CM साहब के जो कायम अली शाह साहब थे उनके एडवाइज़र भी रहे। आज जिस हाल में पाकिस्तान चल रहा है, आखिर इस तरीके से कब तक चलेगा? आखिर अब्दुल रज़ाक साहब क्या कहेंगे इस पे? और जिस तरीके से इलेक्शन हुए उसके मामले भी सबको पता है कि किस तरीके से आज हालात क्या हैं। आवाम, गरीब आवाम किस तरीके से कराची शहर के अंदर पाकिस्तान में अब गुजर बसर कर रही है। गरीब आदमी एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। तो क्या कहेंगे अब्दुल रज़ाक साहब? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो इस वक्त जो पोजीशन है, बहुत ही संगीन हालात से हमारा मुल्क जा रहा है। बहुत ही प्रॉब्लम में, टेक्सटाइल सेक्टर भी बहुत बुरा हाल है इस वक्त, और कंस्ट्रक्शन वगैरह हर काम जो है इस वक्त बिल्कुल ही पोजीशन बहुत ख़राब है। और सबसे ज़्यादा ख़राबी जो है गरीब आदमी की। गरीब आदमी इस वक्त रोटी के लिए बहुत परेशान है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। इलेक्ट्रिक के दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिक की वजह से पेट्रोल, ये बाकी चीज़ें सब बहुत ही तकरीबन सब महंगाई है। साहब, पेट्रोल तो बढ़ रहा है, लेकिन जो गैस थोड़ी बहुत कम आती, तब गैस आ भी नहीं रही, गैस पे भी मजीद बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। गैस का तो ये हाल है कि गैस आ भी नहीं रही, उसके भी बिल आ रहे हैं लोगों के साथ। ये लोगों के साथ इतनी अजियत कर दे रहे हैं लोगों को जैनी परेशान किया हुआ है। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क चलने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है, और बहुत इस वक्त नाजुक हालात पे है पाकिस्तान। आप पाकिस्तान की हालत को ये इतनी अच्छी नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है, और हमारे अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं है, और बॉर्डर के भी हालात अच्छे नहीं है। इस वक्त हमको जो है बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। सबको एक कौम बनना पड़ेगा और सबको एक टेबल पे आना पड़ेगा। मुल्क को बचाने की कोशिश करो। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं, मगर ना पाकिस्तान नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं है। और लोगों की जो हालत है, जिस तरह की हमारी आबादी है, इस तरह के लोग को बहुत तकलीफ़ है पानी की, और इस वक्त इस साल गर्मी भी बहुत है, तो लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के लिए आपको कोई ना कोई मसले का हल ढूंढना पड़ेगा, और हमारा फ़र्ज भी है कि छोटे आदमी इनका ख्याल रखो, समझे ना। क्योंकि जगह जो छोटा और बड़ा नहीं, सब अल्लाह ने पैदा किया हो, कोई छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, मगर सारे इंसान हैं खुदा के आगे, तो हमको ख्याल रखना पड़ेगा। कैसे ख्याल रखेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ रहा, एडवाइज़र भी रहे, इलेक्शन भी लड़ने जा रहे थे आप, लेकिन आप पीपल्स पार्टी की हमेशा हुकूमत रही, तो कौन सही करेगा, कैसे सही होगा? तो कोई आप एडवाइस दे सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। देखो, इस वक्त जो हमारे को चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, इस वक्त काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और इनको भी बिलावल साहब को काफ़ी हद तक वो कोशिश कर रहे हैं, और उनको और मेहनत करनी चाहिए, और चेक एंड बैलेंस करें, और इनको सही करना पड़ेगा। क्योंकि सिंध हुकूमत इनकी है, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब, जो भी हमारे जो हैं बड़े, उनको बराबर चेक एंड बैलेंस करें, और अच्छे लोगों को लगा के लोगों के किसी तरह भी काम करने पड़ेंगे, और करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। आपको करना पड़ेगा काम, और अच्छे लोगों को ला के बिठाएं, और अच्छे लोगों से काम लें, और लोगों की ईमानदारी से काम करें। रोड बनाएं, पानी दें, बिजली के मसले हल करें, ट्रैफिक के मसले, ट्रांसपोर्ट के मसले, जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों को मिलनी चाहिए, वरना काफ़ी प्रॉब्लम होगा। 70 साल हुए पाकिस्तान को बने हुए, हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, जबकि अगर हम 30-35 साल पीछे चले जाते हैं तो हम 20% हिंदुस्तान से ऊपर थे। आज हमारा वो हाल है कि अगर हम 3.5 लाख रुपए यहाँ से लेके 3 लाख रुपए जाते हैं तो इंडिया का हमें 1 लाख रुपए भी नहीं मिलता। मसला ये है। अच्छा, दूसरा ये कि आपको जब खास दर से इलेक्शन
के टिकट दिया रहा, तो उसमें कितनी हकीकत है और उस पर थोड़ा बताएं अब हमको हमारी कि आखिर इलेक्शन क्यों लड़ा, किससे इत्तेहाद किया और क्या हुआ इसमें। मैं PSF 109 से इलेक्शन लड़ रहा था, समझे ना। मेरा तकरीबन टिकट भी इशू हो गया था, तो इन मौके पे इनका जो है वट्टा छट्टा हो गया शाह नूरानी से, तो मेरी सीट उन्होंने एडजस्ट कर दी। तो पार्टी का जो फैसला था मुझे कबूल था, मगर इंशाल्लाह मैं वो इलेक्शन लड़ता PSF 109 से तो मैं वो इलेक्शन जीत सकता था, और बड़ी मुझे उम्मीदें थी। वहाँ के लोग मुझे बड़े सपोर्ट कर रहे थे और पार्टी के लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मगर अब पार्टी का जो फैसला है वो मुझे मंजूर करना पड़ा। अब मुझे उन्होंने बोला था कि हम इलेक्शन के बाद आपको कोई अच्छे उस पर लाएंगे। अब जब इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बेलौस काम करने के लिए तैयार हूँ पार्टी के लिए, और मुझे काफ़ी पुराना तजुर्बा है। इंशाअल्लाह मैं अपने काम पे पूरा उतरूँगा और पार्टी को पूरा सपोर्ट करूँगा। जब मेरे को पार्टी की मेरी को ज़रूरत होवे मैं हाजिर हूँ। ना मुझे कोई तनख्वाह चाहिए, ना मुझे कोई फैसिलिटी चाहिए। मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करूँगा, लोगों के लिए काम करूँगा, और लोगों की भलाई करनी है, लोगों के मसाइल हल करने हैं। इसके लिए आना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने देखा कि ऐसे लोग भी अभी पाकिस्तान में हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, इस कराची के लिए, कराची के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को साथ लाएं जो आपके मुखलिस हैं और पुराने लोग हैं, जो काम को समझते भी हैं, इस कराची के माहौल को भी समझते हैं कि काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आपको चाहिए कि इन लोगों को लाएं। तो क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मायूस तो नहीं? मैं मायूस नहीं हूँ पीपल पार्टी से। पीपल पार्टी की जो है सिस्टम से मैं मायूस हूँ। जो नीचे के लोग हैं जिन्होंने जो घेरा किया हुआ है पार्टी को, वो बड़े चेयरमैन और छोटे चेयरमैन को हमारी बात नहीं पहुँचाते, ना हमारी मुलाकात कराते। जब भी मुलाकात करने की बात करते हैं कोई जवाब नहीं देता। कुछ लोगों का जो है वहाँ पे सिंडिकेट है और उन्होंने अपना सिंडिकेट बनाया है, जो एक उसी ग्रुप को ये ले जाते हैं, उसी ग्रुप को मिलाते हैं, अच्छे लोगों को लाते नहीं हैं, समझे ना। अच्छा लोग आना चाह रहे हैं उनको नीचे के लोग इंट्रोडक्शन नहीं कराते। अगर अच्छे लोग इंट्रोडक्शन कराएं तो पीपल पार्टी कराची में एक बहुत बड़ा नाम बना सकती है, और लोग चाह रहे हैं, मगर जो नीचे के लोग हैं वो ऊपर आने नहीं देते लोगों को। उनका एक ग्रुप है, सिंडिकेट ग्रुप है, उस वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। नए लोगों को लाओ, नए लोग बड़े आने के लिए तैयार हैं, यंग लोग भी आने के लिए तैयार हैं। आप रास्ते खोलो, कोई कम्युनिकेशन करो, कोई चेक एंड बैलेंस करो। क्यों ये इस तरह हो रहा है? ठीक है, बड़ी वेरी डेंजरस आप एलिगेशन लगा रहे हो छोटे लोगों पे जो आपको नहीं मिलने दे रहे हैं। और इससे पहले अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, उसमें आप भी शामिल हैं और भी लोग हैं, मैं नाम बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो लोग भी मायूस इसी चीज़ से जो निशानदेही आज आप कर रहे हैं कि जो नीचे के लोग हैं वो हमें नहीं आगे जाने दे रहे हैं, जबकि वो भुट्टो के दौर से सियासत कर रहे हैं, मोहतरमा के दौर से साथ में रहे हैं, लेकिन उनको आगे नहीं ले जाया जा रहा। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साहब को ये बात पहुंचती है, तो वो अगर आपको लाते हैं तो आप उस पर क्या करेंगे? मैं काफ़ी अपनी एडवाइस दूंगा। मेरा ज़्यादातर तजुर्बा है बिजनेसमैनों से। मैं कराची का पुराना बिजनेसमैन हूँ, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ, टेक्सटाइल के सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, कार डीलिंग के सेक्टर में, और भी काफ़ी सेक्टर हैं जिसमें मैं इनको एडवाइस दे सकता हूँ बिज़नेस की, लोगों की परेशानी, लोगों को क्या क्या मसाइल हैं, लोगों को क्या तरह का प्रॉब्लम है। कोई लोगों को थ्रेड आते हैं, लोगों को पर्चियाँ आती है, किडनैपिंग होती है, सारे ये मसाइल हैं बिजनेसमैनों को। अब काफ़ी बिजनेसमैन यहाँ से जा रहा है दुबई, और सीरियसली जा रहा है, काफ़ी लोग उधर सेटल हो रहे हैं। कई चीज़ें यहाँ से बेच के लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग काफ़ी मायूस हैं। इस वक्त जो है हालात बहुत नाजुक हालत है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर जाए आने की जगह पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमको ये चीज़ें सही करनी है रातों रात। ये नहीं है कि इसको बैठ के भूल जाएं। इस वक्त मुल्क का एक एक दिन, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हमारा IMF के साथ जो है मुआहदे हुए हैं, इस वजह से हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है वो भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये IMF की ब्लैकमेलिंग से कब तक मुल्क चलेगा।
इसके लिए भी कोई मसले का हल ढूंढना पड़ेगा। हर दफ़ा हम इधर आके फंस जाते हैं, बजट में फंस जाते हैं, हर चीज़ में फंस जाते हैं। तो ये लोगों के जो मसाइल हल नहीं कर पा रहे, IMF के डिक्टेशन पे हम चलते हैं, इस डिक्टेशन से तो मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क अपने पाँव पे खड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए कोई रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए रास्ते बहुत आसान है। हमारे बॉर्डर है, इंडिया से लगता है, चाइना से लगता है, ईरान से लगता है, अफगानिस्तान से लगता है, रशिया से लगता है। हमको बॉर्डर से अपने काम करना पड़ेगा, वन विंडो सर्विस करनी पड़ेगी। हमारे को माल का जो फ्रेड है वो बच जाएगा और माल भी सस्ता आएगा, तो लोगों को बड़ी सस्ती चीज़ें मिलेंगी, मुल्क खुशहाल होगा और ट्रांसपोर्ट भी आना जाना रहेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, टूरिस्ट आएगा, एक चेंज होगा पूरा, बहुत बड़ा चेंज। हम इसको क्यों चेंज नहीं कर रहे? हम किसकी वजह से, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को अजियत दे रहे हैं और तकलीफ़ दे रहे हैं? तो ओपन कर दें, आना जाना काम करें, बिजनेस करें, मुल्क में खुशहाली आएगी, लोग खुश रहेंगे, लोग अपने कामों में लग जाएंगे। ये रोज़ सड़कों पे आते हैं जाते हैं, ट्रैफिक जाम, लोगों को मर जाते हैं, लोग हादसे में मर जाते हैं, लोग इतनी तकलीफ़ है, लोग बीमारी में मर जाते हैं। कई लोग हैं इनके घर पे दाल भी नहीं पकती, पालक पे गुजारा करते हैं। यार किस तरह चलेगा? ये तो अजियत है यार, लोगों को बहुत बड़ा। हम लोग को नींद कैसे आती है? जो कि रज़ाक साहब, सवाल मेरा ये है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको उधर सीट का एडजस्टमेंट कर दिया, आपको नहीं लड़ने दिया, दूसरा है कि अभी तक आपको कोई ओहदा नहीं दिया, जबकि आप मुखलिफपने से काम करना चाहते हैं, कहीं आप इससे मायूस नहीं? नंबर एक, मायूसी को हटाएं। आपने कहा कि मैं मायूस नहीं हूँ, तो आप जैसे मुखलिस लोग क्या किसी और पार्टी में जाकर या अपनी पार्टी बनाकर या अपने आज़ाद उम्मीदवार खड़े होकर आप इलेक्शन लड़ें और काम करें खुलकर? क्या आपका इरादा है? नहीं, मैं एक पार्टी से कमिटमेंट हुए, मैं कमिटमेंट से नहीं हट सकता ना। मेरा है, मैं घर बैठ जाऊंगा मगर मैं पीपल पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा जो है एक फैसला है, भुट्टो के ज़माने से मैं पार्टी के अंदर हूँ, मैं वो पुराना हूँ। मेरे ज़माने में अमीन फ़हीम, अली नवाज शाह, हुसैन शाह बुखारी, कासम पटेल, समझे ना, काफ़ी पुराना हूँ। उस टाइम के जो गवर्नर थे, मीर रसूल बख्श तालपुर, मुमताज़ भुट्टो, पीरजादा, मैं उस ज़माने का पार्टी का कारकुन हूँ। मैं डू एंड डाई पीपल पार्टी हूँ, मैं नहीं किसी और पार्टी में जा सकता। मुझे ऑफरें बहुत आई हैं मगर मैंने बिल्कुल जीरो कर दिया। मेरे को इस दफ़ा भी ऑफर आई थी कि आप आज़ाद खड़े हो जाओ और आपको इलेक्शन जीता देते हैं, हमारी बात मानो। मैंने बोला ये कभी नहीं होगा। मेरा बहुत अच्छे कुलीग हैं, प्रेसिडेंट साहब आसिफ अली जरदारी, मैंने उनसे भी मुलाकात की थी इलेक्शन से पहले, समझे ना। मेरी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई थी सरजील मेमन की शादी में। इससे पहले मेरी कायम उधर चीफ मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई थी। मैंने बिलावल भुट्टो को बोला था कि मेरे को नीचे के लोग लिफ्ट नहीं कराते। बिलावल भुट्टो ने मुझे बोला था, चेयरमैन साहब ने, आप फिक्र नहीं करें। उनके साथ उनके जमील सुमरो साहब भी थे, उस टाइम पे मेरी बात हुई थी। मेरी निसार खोड़ो से भी बात हुई, मेरी वकार मेहंदी से भी बात हुई है, सईद गनी साहब से भी बात हुई है, नारसी साहब से भी बात हुई है, सरजील मेमन साहब से भी बात हुई। मैं बहुत पुराना हूँ, इनको एक सबको जानता हूँ, सब मुझे जानते हैं। मैंने एक पैसे का क्राइम नहीं किया। मैं एडवाइज़र भी बना तो कोई मुझे बता दे मैंने एक पैसे का क्राइम नहीं। लोगों के काम किए, मैंने अपना दरवाज़ा खुला रखा था और रात दिन मैं बोलता था काम करो और लोगों के मसले हल करो। ठीक है रज़ाक साहब, कहीं आप जब एडवाइज़र रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ भी है, हमेशा मैंने देखा कि जितना बड़ा करप्शन करने वाला इंसान होगा, जबकि आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, हमेशा किसी भी पार्टी में जितना बड़ा करप्शन करने वाला उतनी बड़ी सीट मिलती है उसको, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो कहीं इसीलिए तो आपको पीछे नहीं कि आप एक शराफत से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, इसलिए तो आपको पीछे नहीं रखा होगा। देखो यार, अल्लाह का निज़ाम है। अब लोग जिनका जैसे करेगा ऐसा भरेगा। दुनिया में है, गिव एंड टेक है। मेरे को अपना करेक्टर देखना है और अपने माँ बाप की दुआएं हैं मेरे, समझे ना। तो मैं अपने माँ बाप की और अपने बाप की जो हिदायत पे चलूँगा। मेरा बाप तो जब लास्ट टाइम में बना था एडवाइज़र, तो गवर्नमेंट की जो गाड़ी थी, मेरा बाप बहुत नाराज़ था। बोलता था गवर्नमेंट की गाड़ी रखने की क्या ज़रूरत है, अपनी गाड़ी में जाओ, अपनी गाड़ी में आओ, अपने क्या काम करो लोगों के, बस लोगों के मसाइल हल करो। हम छोटे लोगों के काम करने के लिए आए हैं, लोगों के मसाइल हल करने गए। लोगों को
इतनी तकलीफ है इधर। आप ये बता रहे हो इधर कई कैसे काम है और काम हैं जो कि बगैर पैसों के नहीं होते। आप देखो ये बिल्डर माफिया, इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ है। बादराबाद, आलमगीर रोड, कई सोसाइटियाँ जो है बंगले थे सब पे बिल्डिंगें बनाई है। उनका चेक एंड बैलेंस करो, उसमें कितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, कितनी कितनी ज़मीनें अलॉट हुई हैं, इनका चेक एंड बैलेंस करो। और कई ऐसे लोग हैं, इनके चेक एंड बैलेंस करो जिससे मुल्क को तरक्की होए और आने वाली नस्लों को पता चले कि वो क्राइम नहीं करे। दूसरा ये है, अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान इस बुरे हाल में है कि एक एक बच्चा लाखों का कर्जदार होता है जब पैदा होता है। लेकिन अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, आज जो किस्त आ रही है IMF से, तो सबसे पहले सियासतदानों की करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। लोग भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं घर में, पहनने के लिए चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन गाड़ियां करोड़ों की खरीदी जा रही। जो कि मरियम नवाज साहिबा जब कहती थी कि जब पेट्रोल में पैसे बढ़ते हैं तो पूरा मुल्क कर्जदार हो जाता है। तो क्या अब उनको समझ में नहीं आ रहा? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट में बैठी हुई है। इनको समझ में सब कुछ आ रहा है, समझे ना। इनकी आंखों पे पट्टे आए हैं, समझ में सब आ रहा है। इनको पता चले कि गरीब आदमी क्या होता है, गरीबों का क्या हाल हो रहा है। करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो किस काम की, जब एक आदमी, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसके इलेक्ट्रिक के बिल के पैसे भरने के लिए नहीं है। लोग इतने हैं कि अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला सकते यार। इनको ये कहाँ चला गया आप देखें। इतनी महंगाई हो गई है, इनको सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। अब खुदा के वास्ते, रसूल का वास्ता, अल्लाह का वास्ता मैं इनको दे रहा हूँ कि खुदा के लिए आप सोचो, नीचे लोगों के लिए। ये कुछ काम नहीं आएगा यार। ये झूठ कब तक चलेगा? झूठ नहीं चलेगा। आपको अल्लाह के घर पे जाके जवाब देना है, समझे ना। लोगों की जो ये आप कर रहे हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप वो काम करो जो कि अल्लाह उसमें राज़ी होए और इंसान भी राज़ी होए। या आप लोगों को सहूलतें दो। आप जब वोट लेने के लिए आते हो, सहूलतें देने के लिए आते हो, लोगों को अजियत देने के लिए नहीं आते। तो जो आपसे नहीं मुल्क चलता है आप छोड़ दो, किसी और को दो, चलाने दो। क्यों किसी को तकलीफ दे रहे हो यार, समझे ना। कोई पाकिस्तान के लोग 24 करोड़ के अवाम है, कोई छोटी आबादी नहीं है। लोगों का ख्याल करो, लोगों को अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी स्कूलें दो, अच्छी तालीमें दो, अच्छा हुनर दो, अच्छे जॉब दो। आप किधर मुल्क को ले गए हो? टेक्सटाइल मिले का कबाड़ा हो गया है, बिल्कुल स्क्रैप होने वाली है। आप सोचना क्या होगा टेक्सटाइल मिले वाले। अब को लोग मिल के बिल नहीं भर सकते गैस के। जो गैस के जो प्लांट लगे हुए पावर प्लांट, उनको आप पैसे नहीं दे रहे, सस्ती बिजली दे रहे, उनका आप गैस बंद कर दिया है। IPP वाले को आप नहीं भी चल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हो। और वो जो एक मुल्क में दो कानून चल रहे हैं, एक जंगल का, एक शेर का कानून। यार ये क्या है? हर चीज़ में दो कानून, हर चीज़ में दो कानून। गरीब आदमी का अलग कानून है, अमीर आदमी का अलग कानून है। हर जगह दो चीज़ें चलनी है। किस तरह मुल्क चलेगा? इस तरह थोड़ी चलता है। फिर कोई बोलता नहीं हम पाकिस्तानी हैं। हमको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, हमको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। हम एक कौम बने, एक कौम बनेंगे फिर तरक्की होगी। कोई बोलता है मैं लाहौर का हूँ, कोई बोलता है मैं कराची से हूँ, कोई बोलता है मैं सियालकोट से हूँ, कोई बोलता है मैं किधर। हमको पाकिस्तानी बोलना पड़ेगा। हमारा जो है कौम, पाकिस्तानी कौम बन के हम चलेंगे तो होगा। हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ कसम खुदा की। उसकी वजह से हम बचे हुए हैं, वरना हम तो बिल्कुल स्क्रैप हो जाएंगे। हो गए हैं कि अब तो रहे क्या, हम ऑक्सीजन पे क्या, अब तो वेंटिलेटर पे हैं। ये हालत हो गया हमारे मुल्क का यार। हमारा पाकिस्तान की इतना फौज है, हमारी इतनी मजबूत फौज थी, नाम था हमारी फौज का, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। फौज को भी इतना वो कर दिया कि वो भी डिग्रेड हो गए यार। खुदा के लिए किसी को तो चलने दो यार, किसी इदारे को चलने दो। हर इदारे को आपने तबाह कर दिया है यार, समझे ना। जो अपनी जान देते हैं, बॉर्डरों पे जान देते हैं, उनको भी आपने तबाह कर दिया। मुल्क में किस तरह मुल्क चलेगा यार? आप उन फौज के बगैर मुल्क चल सकता है? मुझे बता, कोई भी दुनिया में फौज के बगैर मुल्क चलेगा? फौज के पास भी टैलेंट है यार। फौज चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। फौज चाहे तो वो भी अपना जो है फॉरेन एक्शन ला सकती है। फौज जो रिटायर होते हैं उनको हायर कर सकते हैं बाहर वाले, उनसे भी हमारा फॉरेन एक्शन आ सकता है। फौज के पास काफ़ी हुनर है, जो टैंक वगैरह बनाने के, वो भी हम असला भी बेच सकते हैं, अरब कंट्रियों को बेच सकते हैं। हम अपना कोई मुल्क को सही करें यार। हम छोड़ो, बंद करो जो कि
ये जो भी झगड़े फसाद हैं उसको ख़त्म करो और आपस में मिलजुल के सबको बैठना पड़ेगा। एक दफ़ा बैठना पड़ना ज़रूरी है, बैठ के ही काम होगा, इसके अलावा मसला हल नहीं होगा। इस तरह जो रोडों पे निकल के मसले हल नहीं होते। एक ड्राइंग रूम में बैठे 8 दिन बैठे 15 दिन बैठे, आप मसले को हल करो, लोगों के मसाइल का हल करो। आप वोट लेके आते हो लोगों के, जब वोट लेके आते हो आप असेंबली में जा रहे हो, कौमी असेंबली, सूबा असेंबली, आप लोगों के मसले हल करने के लिए आ रहे हो। वहाँ भी आप जो मच्छी मार्केट की तरह शोर शराबा इस तरह थोड़ी ये होता है यार। आप लोगों को, दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान इस तरह का है? समझे ना, दुनिया की दूसरी कौमें भी हैं, रोड देखो उनके, गटर लाइन, पाइप लाइन, इधर बारिश आती है बुरा हालत हो जाती है। हर चीज़ में कोई है ही नहीं, कोई बोलने वाला, चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। एक बिल्डिंग तोड़ दी नेस्ला टावर, उसका बेचारे का क्या कसूर था? ऐसी हज़ारों बिल्डिंग बनी हुई हैं, हज़ारों, समझे ना, उसको नहीं तोड़ा, खाली एक ही बिल्डिंग को तोड़ा है। और आज तक वो बेचारे रोड पे रह रहे हैं, उनका कोई फैसला नहीं हो रहा, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं यार। ये कौन सा कानून है यार? कोई बोलने वाला नहीं है यार। जिसकी मर्जी आए उसको उठा दिया, जिसकी मर्जी आए उसको छोड़ दिया। ये कौन सा है यार मसले? किस तरह होगा यार? लोग नहीं चले, लोग को जिसको मौका मिल रहा है वो जा रहा है। क्या फ़ायदा यार? इस तरह की ज़िंदगी लोगों की क्यों ख़राब कर रहे हो? कुछ मुल्क को सही करो। इतना अच्छा खूबसूरत मुल्क है यार, हमारे पास इतनी बेहतरीन बेहतरीन जगह हैं, 3 मौसम है हमारे पास, समझे ना, हमारे पहाड़ हैं, सब कुछ है। अब मरी जाओ, स्वाद जाओ, हर जगह पे हमारे पास ग्रीनिंग से फ्रूट होता है, एग्रीकल्चर कंट्री है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम किस जगह पे खड़े हैं यार? हम मुल्क की तरक्की के लिए कोई सोच ही नहीं रहा है। कोई ये हो रहा है कि एग्रीकल्चर में हम डबल प्रोडक्शन ले आए, फलानी जगह पे हम ये ले आए, इसके लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा है। इधर लूटो और फूटो वाली बात हो रही है यार। इस तरह थोड़ी मुल्क चलेगा यार। प्रधान साहब, ये तय आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रहनुमा, कोई जाले, कोई आपके पास आए? आप मेरा ऑपरेशन हुआ है रमज़ान से पहले। मैं इस दफ़ा उम्रे पे भी नहीं जा सका। मेरी टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गई थी, बैकबोन का जो है बोल टूट गया। तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो वकार मेहंदी साहब आए, अबू भाई और सईद गनी भी उस टाइम पे एडमिट थे आगा खान हॉस्पिटल में। तो वो भी माशाल्लाह ऊपर से नीचे आए मेरे से मिलने के लिए। बाकी जो हमारे बड़ी क़यादत में से कोई नहीं आया, समझे ना, मिलने के लिए। 1-2 और छोटे लोग आए, खलील वोत आया, इसके अलावा अपना तैमूर शायल आए, बस। बाकी इसके अलावा जो बड़ी क़यादत का कोई फ़ोन भी नहीं आया, कोई मुझसे रब्ता भी नहीं हुआ। इस चीज़ का गम तो होगा कि आपने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी, मोहतरमा के साथ भी रहें, भुट्टो साहब के भी साथ रहें, तो ये इसका अफसोस तो होगा। इसका अफसोस ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि जो मैं वही बात बताई ना, जो जिन्होंने छोटे लोग जो हैं, जो पार्टी के करते धरते हैं, कुछ बिलावल हाउस पे कब्जा किया हुआ है, कुछ CM हाउस पे कब्जा किया हुआ है, वो आगे तक खबर पहुंचाते ही नहीं है। उन्होंने सारी ज़िंदगी जो 15 साल से जो सियासत की है, इधर जो मैं देख रहा हूँ, मैं तो पुराना सियासतदान हूँ, मेरे से पुराने सियासतदान नहीं है, मगर उनका एक सिंडिकेट बना हुआ है। वो किसी को नए को आगे आने नहीं देते, नए को प्रमोशन देते नहीं है। मैं भी अपने बलबूते पे जो पुरानी ताल्लुकात हैं, आसिफ जरदारी साहब से, प्रेसिडेंट साहब हमारे, हम पुराने दोस्त हैं, आज के नहीं हैं। मेरे आसिफ साहब की शादी भी नहीं हुई जबकि हम पुराने साथी हैं। और जब उनकी थोड़ी बहुत जो है हेल्प मिलती जाती है, कभी मैं उनके पास नवाब शाह भी गया मिलने के लिए। कराची में मैंने बड़ी कोशिश की, मेरी चेयरमैन साहब से बात हुए, को चेयरमैन साहब से बात हुए, मगर वहाँ कोई रास्ता ही नहीं मिलता जाने का, समझे ना। कोई बात ही नहीं करता, कोई सुनता ही नहीं है फ़ोन पे। अभी मेरी जो सीट की एडजस्टमेंट हुई थी, जो PSF 109 की, किसी ने बुलाया तक भी नहीं कि भाई हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये सीट का क्या करें, आप जीत सकते हो नहीं जीतते। मैं 100% मैं भी जीत सकता था ये सीट, समझे ना। जो लोग जिस तरह इलेक्शन जीते, मैं भी हारादर से एक PSF 109 सीट जीत सकता था। उन्होंने सर्वे रिपोर्ट भी मेरी देखी है, बहुत अच्छी सर्वे रिपोर्ट है, काम भी मेरा अच्छा है। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी इलेक्शन जीत चुका हूँ, मैं फेडरेशन में भी रहा हूँ, हर जगह पे रहा हूँ। मेरा एक अपना नाम है कराची के अंदर, और मेरे ये नाम का फ़ायदा उनको उठाना चाहिए पार्टी को, मगर पार्टी को वहाँ तक ब्रीफिंग ही नहीं मिलती। लोग ब्रीफिंग करेंगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि
जो सही लोग होते हैं वो ब्रीफिंग नहीं करते ना। हम सही लोग हैं, सही कारोबार हैं, टैक्स देते हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, हर काम कर रहे हैं और हमको हर काम का पता है कि लोग क्या क्या नहीं कर रहे। तो उसके लिए हमको वो जाएंगे तो उनको पता है कि हमारी ब्रीफिंग से लोगों को नुकसान होगा, उस वजह से हमको आगे नहीं आने देते। जी नाज़रीन, ये थे अब्दुल रज़ाक अगर साहब। हमेशा इन्होंने खुलकर बात की, चाहे वो इनकी पार्टी का मसला हो या किसी और पार्टी का मसला, लेकिन जो बात करते हैं वो डंके की चोट पे और साफ बात करते हैं। तो मुझे लग रहा कि हमेशा सच बोलने वाला पीछे रहता है और सच्चाई हमेशा सच्चाई होती। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तानी आवाम के लिए सोचें, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो और बंदा भी खुश हो। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।